हेलो सभी को। आज हम अपना एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। जो आज हम बेसिकली आईसीएसई का एक चैप्टर है जो कि है फोर्स, उसको कवर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वन शॉट मतलब 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर पूरा हम चैप्टर को कंप्लीट कर लें, सारे चैप्टर्स को बेसिकली कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया या ज़्यादा लेंदी वीडियो बनने लगी तो फिर हम उसको 2 पार्ट्स में या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों ही कंप्लीट हो जाएं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्स को। छोटा चैप्टर है, एक शॉट में हम इसको निपटा सकते हैं पूरा। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहली बात होती क्या है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो फोर्स क्या होती है। फोर्स एक फिजिकल कॉज है या फिर एक कॉज कह दो आप सिंपली। एक कॉज है जिसकी वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं, शेप चेंज हो सकता है किसी बॉडी का, साइज चेंज हो सकता है या फिर स्टेट चेंज हो सकता है। तो 3 चीजें चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से, द स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किस तरह चेंजेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कोई एल्यूमिनियम की फॉइल है, ठीक है, उस एल्यूमिनियम की फॉइल को हम ऐसे गोल या फिर किसी एक रैंडम शेप में हम उसको फाड़ करके रोल कर सकते हैं या फिर गोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका शेप में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने फोर्स लगाई और उसका शेप चेंज हो गया। नेक्स्ट, हम साइज चेंज कर सकते हैं। कोई हमारे पास कार्टन है, मतलब कोई टीन का कैन है या फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कार्डबोर्ड का डब्बा ले लो एक, उस पर आप फोर्स लगाओ तो उसका जो साइज होगा बेसिकली, वॉल्यूम या फिर उसका जो लेंथ ब्रेथ होगी, वो सब कुछ चेंजेस आ जाएंगे। फिर आता है हमारे पास स्टेट का। स्टेट का क्या है, अगर हमारे पास कोई भाई बॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी है, इसको आके आप किक कर दो तो फिर जो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, यहां से ये स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो फोर्स इज अ फिजिकल कॉज और अ कॉज विच चेंजेस और tries to change shape, size and state of body। ठीक है, तो शेप सॉरी साइज एंड स्टेट ऑफ अ बॉडी ये चेंज कर सकती है फोर्स। फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a, where m is mass and a is acceleration। ठीक है, तो m यहाँ पे मास है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है। हम अगर एसआई यूनिट की बात करें फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या आएगी, मास की होती है केजी एंड एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं क्या है, न्यूटन कहते हैं, और कैपिटल एन से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो न्यूटन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एसआई यूनिट हमारी फोर्स की है। अब बात कर लेते हैं सीजीएस यूनिट क्या होगी फोर्स की। तो सीजीएस यूनिट में क्या निकाल सकते हैं हमारे पास, देखो मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, और एक्सेलरेशन मतलब जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ये मीटर से हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो सीजीएस यूनिट है इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जो केजी था उसको हमने ग्राम कर लिया, जो मीटर था उसको सेंटीमीटर कर लिया, एंड यहाँ पे जो सेकंड था वो सेकंड ही रहा, क्योंकि दोनों ही जो सीजीएस या फिर एमकेएस या फिर आप एसआई सिस्टम लो, दोनों में ही टाइम की यूनिट सेकंड ही रहने वाली है। तो यहाँ पे सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डाइन। तो एसआई यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट होती है डाइन। अब अगर सीजीएस और एसआई सिस्टम है या फिर दो अलग अलग हमारे पास यूनिट्स हैं, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी आने वाली है। तो रिलेशनशिप क्या होगी, न्यूटन और डाइन के बीच में। तो न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, यहां से हम स्टैब्लिश करना चाहेंगे क्या, एक न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें 1 न्यूटन लिखना है तो यहाँ पे हम 1 करते हैं, यहाँ 1 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उस समय जो फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर, उसे कहेंगे हम 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन क्या होगी, इट इज अ फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं 1 न्यूटन क्या होती है, 1 न्यूटन इट इज द फोर्स, इट इज द force acting on unit mass object and producing an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही हो जिसका हमारे पास मास कितना है, यूनिट मास है। ठीक है, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनिट वर्ड का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिटी कहीं भी अगर लिखा हो, यूनिट लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है।
तो एक ऐसी बॉडी जिसका मास हमारे पास 1 यूनिट है और जिसकी हमारे पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस समय जो बॉडी का फोर्स होने वाली है, मतलब बॉडी में जो फोर्स लगाई गई होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया है, वो कितनी रही होगी? 1 न्यूटन की रही होगी। अब अगर यहाँ पे न्यूटन देखें तो ये 1 kg है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 10³ ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1000 को हम 10³ लिख सकते हैं। 1 मीटर है तो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसको हम सेकंड स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। तो हमारे पास देखो ये है 10⁻3, ये 10⁻², दोनों बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएगा 10⁵। और देखो ये जो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? देखो यहां से आ गया क्या? डाइन, तो ये क्या हो जाएगा? डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन आ जाता है यहां से, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है किसका? जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, या फिर कह सकते हैं इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। तो होता क्या है, देखो अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका मोमेंट भी चेंज हो सकता है। मोमेंट का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास मार्कर है, अगर इसको हम इस तरह से रख के ऐसे फोर्स लगा दें ऊपर की तरफ, मतलब इस हाथ से मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या करें, अगर इस पॉइंट को हम पिवट कर दें या फिर कह सकते हैं फिक्स कर दें, तो अगर इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो अब की बार ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऐसे करके रोटेट होगा। तो रोटेट हो रहा है मतलब यहाँ पे एक टाइप का रोटेशनल मोशन जनरेट हो पा रहा है। तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स। तो देखो यहाँ पे वही है मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। यहाँ पे देखो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक आर्बिट्ररी शेप की, मतलब एक रैंडम शेप की कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, बुक कंसिडर कर सकते हो, ये मार्कर कंसिडर कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? ये इसका पिवट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? ये इसका पिवट पॉइंट P है। मतलब इस पॉइंट पे ये कह सकते हो हिंज हो गई है या फिर सपोर्टेड है, या फिर मतलब इसको हमने रोक दिया इस पॉइंट से, मतलब ये इस पॉइंट से मूव नहीं करेगी ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, ठीक। तो इसकी एक्सेस भी आप इसको कह सकते हो, जो लाइन जा रही है ये वाली, ठीक। तो ये बॉडी कुछ ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रही है। मतलब अगर हम कहें कि ये मार्कर है मेरे पास, तो यहाँ पे हमने पिवट कर दिया तो ये मार्कर कुछ ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें लेना है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर का सिंबल आप जानते होंगे, इससे परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा? ये मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर कह सकते हो टर्निंग इफेक्ट बता देगा कि बॉडी पे कितना टर्निंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट की जब हम पिवट कर रहे थे तो उसकी वजह से बॉडी रोटेट हो रही थी, है ना, मतलब टर्न कर रही थी। तो टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से आ रहा है। तो कितना टर्निंग इफेक्ट आ रहा है फोर्स की वजह से, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने हमने फोर्स अप्लाई किए वो, और जो जहां पे फोर्स अप्लाई किए पॉइंट ऑफ एक्शन, और जहां पे हमारा पिवट पॉइंट है वहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं। जिस जगह पे फोर्स अप्लाई की है वहां से जहां पे उसका पिवट पॉइंट है वो डिस्टेंस जो होगी उसे कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को अप्लाइड फोर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी मिल जाएगी। तो टाउ हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके निकाल सकते हैं। अब ये जो फोर्स है ये कौन सी? ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड फोर्स है। और ये डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? ये पिवट पॉइंट से, पिवट पॉइंट से कहां तक की है? ये जहां पे फोर्स अप्लाई की गई वहां तक की है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी जो मैंने ब्लू से लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो तो बहुत सिंपल सा बेसिक्स है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू टॉर्क। लेकिन जो है फॉर्मूले में कहां से कहां तक कौन सी वैल्यू लेनी होती है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। खास तौर से इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होगी, आगे हम जब देखेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो टॉर्क होते क्या? टॉर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जो बेसिकली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बोला वही चीज है, ठीक है। अब इसके असाइनमेंट अगर निकालें तो असाइनमेंट क्या हो जाएगी? देखो ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या करें हम? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सिंपली एक डिस्टेंस है तो मीटर होगी। तो न्यूटन इंटू मीटर विल बी इक्वल्स टू ये टॉर्क की यूनिट होगी, ठीक है। इसको कुछ मैं सच बोलते नहीं है, तो न्यूटन मीटर जो होगी वो टॉर्क की यूनिट आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम इसको सीजीएस में बताना चाहें, ठीक है, तो सीजीएस में क्या हो जाएगी? देखो भाई बताओ, सीजीएस में अगर बताएंगे इसको हम, तो न्यूटन को कहते हैं क्या? डाइन,
और मीटर की हो जाएगी सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर आ जाएगी किसकी, टॉर्क की CGS यूनिट। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का, मतलब बॉडी जो रोटेट कर रही है, ये किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स कुछ होंगे इन पर डिपेंड करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाउ। तो टाउ जो है वो किसी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसा मान लो मैंने कहा कि आप अपने मतलब घर के दरवाजे जो उनका डोर है, मेन डोर, या फिर आप सिंपली दरवाजा ले लो अपने रूम का। ठीक है, तो उस रूम के दरवाजे को जब आप खोलते हो तो आप जो उसका जॉइंट होता है, जहाँ पे एक तरफ जॉइन होता है और एक तरफ आपका हैंडल लगा होता है, तो हैंडल से आप उसको रोटेट करते हो, बड़ी आसानी से रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल किसका है, टर्निंग इफेक्ट का है। मतलब देखो ये डोर है, यहाँ पे सपोर्ट हो गया तो इस तरह से घूम रहा होता है ऐसे करके, यहाँ पे सपोर्टेड है तो इस तरह से ऐसे करके घूम रहा होता है, तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो रोटेशनल इफेक्ट है। तो हम करें क्या, यहाँ पे जो ये हैंडल हमारा लगा हुआ था, इस हैंडल को यहाँ क्यों नहीं लगा देते हैं, मतलब जो हिंजेस हैं उसके बहुत पास क्यों नहीं लगा देते हैं। कहने का अर्थ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो हमारे पास फोर्स है इसको हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे होते हैं, मतलब इस पॉइंट अगर P के बहुत क्लोज फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इससे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप भी बता सकते हो भाई। अगर आप दरवाजे को, जो आपका सपोर्ट है यहाँ से, मतलब यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है दीवार से, उसके पास जाके अगर उसको खोलने की कोशिश करोगे तो आपको काफी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। एक बार आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो आप, जो आपका दरवाजा है उसके जहाँ भी वो सपोर्टेड है, जहाँ भी हिंज्ड है, उसके पास जाकर उसको फोर्स लगाने की कोशिश करो, तो जहाँ पे आप फोर्स लगाओगे वो ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी जितना आप हिंजेस के करीब बढ़ते जाओगे, और जितना हिंजेस से दूर जाओगे उतना ही आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, जहां आपका हैंडल लगा उसके और बाहर निकल जाओ, ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, मतलब टेक्निकली नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जितना दूर बढ़ते जाओगे पिवट पॉइंट से उतना ही आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी कम होती जाएगी, जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो अगर हम इसके यहाँ पे मतलब कि जो हिंज है उसके बहुत करीब से दरवाजे पे फोर्स लगाएंगे तो उसका टर्निंग इफेक्ट भी कम हो रहा होगा। टर्निंग इफेक्ट, बिल्कुल आप वर्ड पे जाओ, टर्निंग इफेक्ट, जो टर्निंग का इफेक्ट है वो अगर आप डोर के बहुत पास अप्लाई करोगे फोर्स तो बहुत कम होने वाला है, लेकिन अगर उसको आप दूर से अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होती जाएगी उतना ही टर्निंग इफेक्ट मतलब टाउ बढ़ता जाएगा। तो जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाउ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज होगा वैसे वैसे टाउ डिक्रीज होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा टर्निंग इफेक्ट बॉडी का बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटता जाएगा वैसे वैसे टर्निंग इफेक्ट बॉडी का घटता चला जाएगा। और दूसरा फैक्टर आता है क्या, कि आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जितनी आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और जितनी कम फोर्स अप्लाई करोगे उतना कम टर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जितना आप कम फोर्स अप्लाई करोगे उतना आपको कम टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा यार, देखो अगर आप दरवाजे पे ऐसे एक उंगली से मतलब खोलने की कोशिश करोगे तो मतलब दिक्कत होगी खोलने में, है ना। वहीं आप पूरे हाथ से उसको ऐसे पकड़ खींच लो, ज्यादा ताकत आप लगा पाओगे तो फिर वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो गाइस, तो अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में क्या आता है कि जो टॉर्क है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास कितने, दो टाइप की है, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क, एक है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या फिर आप कह सकते हो एक है क्लॉकवाइज मोमेंट, एक है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, इसको हम तीन नाम से जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जब भी हम टॉर्क बोलें या फिर टर्निंग इफेक्ट बोलें या फिर मोमेंट बोलें तो मतलब हम टॉर्क को ही सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज होता है हमारे पास मोमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, इसको हम सिंपली लिखेंगे CW मतलब क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे ACW। ठीक है, आप बोर्ड्स में नहीं लिखोगे, हम यहाँ पे सिर्फ मतलब शॉर्ट करने के लिए चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्रोनियम टाइप से आप कह सकते हो यूज़ करने वाले। तो क्लॉकवाइज मतलब सिंपल सी बात भाई, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चल रहा है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टी दिशा में जा रहा है। अच्छा, क्लॉकवाइज जो होता है इसको हम जनरली नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब बात आती है भाई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला कैसे जाए, बहुत सिंपल है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क निकालने क्या करोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लगाना है, और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालनी है तब भी आपको क्या लगाना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लगाना है। लेकिन कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यूज करना है ये पता चलेगा यहाँ से, मतलब कहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया और कहाँ पे आपका पिवट पॉइंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप पता कर पाओगे कि कहाँ पे आपको पिवट पॉइंट लेना है, कहाँ पे आपको
फोर्स लगाने मतलब कितना डिस्टेंस बेसिकली लेना है। एक एग्जांपल अगर हम ले तो ये अगर मेरे पास एक सीसॉ है, ये पिवट पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही थी और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही थी, ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करा रही है, ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करा रही है। तो देखो ये जो रोटेशन हो रहा है ये किस दिशा में है, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होने वाला है। और ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट है, घड़ी के दिशा में जा रहा है। तो इसको हम लोग नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल जो एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगा वो प्लस साइन के साथ होगा और क्लॉकवाइज जो निकल के आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, बस इतनी सी बात है। अब डिस्टेंस कौन सी लोगे, देखो यहाँ पे अगर F फोर्स लग रही थी और ये डिस्टेंस D थी और ये डिस्टेंस भी D थी, ठीक है। तो अगर आपको पूरी डिस्टेंस दी गई है, मान लो मैंने कहा 2D, तो उसका हाफ हाफ हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोर्स मान लो मैंने कहा 1 दी हुई, यहाँ पे फोर्स 2 दी हुई है, तो आपको अगर टाउ ऑफ ACW निकालना है, ठीक है, मतलब ये वाला निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा ACW में हो जाएगी फोर्स 1, ये वाली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई की गई है और यहाँ पे पिवट पॉइंट है, वही देखो पिवट पॉइंट और फोर्स जहाँ अप्लाई की गई वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब ये वाला, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है बेसिकली, ठीक है। और दूसरा हम निकालेंगे क्या, टाउ ऑफ CW, मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पहली बात तो, ठीक है। तो एक हम माइनस साइन यहाँ पे कंसिडर कर ले पहले, और फोर्स कौन सी सेकंड वाली है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने D लिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज और ये आ जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि जो डोर का एग्जांपल होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पे अप्लाइड होता है, ठीक है। रिंच वगैरह जो होते हैं उसमें आप जब उसको घुमाते हो तो रिंच जितना लंबा होगा उतना आपको नट खोलने में ज़्यादा आसानी होने वाली है, जितना छोटा रिंच होगा उतना आपको दिक्कत होने वाली है। और किसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपका क्रिकेट बैट होता है उसको जितना आप ऊपर से पकड़ोगे उतना आपका स्विंग ज़्यादा होती है, ठीक है, जो भी क्रिकेट खेलता हो वो जान सकता है। और क्रिकेट बैट को जितना नीचे पकड़ोगे उतना आपको स्विंग कम जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, कम जितना मतलब हैंडल आप ऊपर से पकड़ोगे उतना आपको फोर्स ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, आप कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है, बताना जरूर। अब और किस में हो सकता है, ये हम लोग का देख सकते हो आप टर्निंग इफेक्ट किसमें, जो टैप आप क्लोज करते हो या ओपन करते हो उसमें, ठीक है। तो जब टैप आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो वहाँ भी टर्निंग इफेक्ट लग रहा होता है, ठीक है, मतलब फोर्स को आप एक टर्निंग इफेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। स्टेयरिंग जब आप गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील रोटेट कर रहे होते हो उस टाइम पे भी होता है, मार रहे होते हो मस्त, ठीक है, तो उसमें भी हो रहा होता है, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे नहीं करते ना, 12th वाले जल्दी गेड़ियाँ मार रहे होते हैं, तो इस तरह से आप जो करते हो इसमें भी आपका टॉर्क लग रहा है, ठीक है। फिर हम लोग का और कहाँ लगेगा, और आप कह सकते हो जो आपका हैंडल होता है साइकिल का हैंडल या फिर बाइक का हैंडल, उसमें हम लोग की टॉर्क लग रही होती है। देखो एक बार आप ऐसे करते हो तो दूसरा हाथ आपका पीछे आ जाता है, ठीक है, और ये वाले हाथ का पीछे आता है तो ये हाथ आगे चला जाता है, तो इस तरह से कुछ आप रोटेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपका टॉर्क अप्लाई हो रही होती है। तो आपके जो टॉर्क है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, खुद भी आप सोच सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हो। देखो जितना आप सोचोगे ना इस टाइम पे, मतलब पढ़ते समय पे, ठीक है, उतना आपको एग्जाम में कम सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल लो और कह सकते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा अभी प्रिपरेशन कर लो वो लास्ट टाइम पे आपको पे करेगी। तो अभी आप कोशिश करो कि ज़्यादा चीज़ों को सोच सको, जितना एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सको बनाओ, फालतू अननेसेसरी एग्जाम्पल हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इतना आपने पढ़ा है, आप भाई 1 साल लगभग होने वाला है पढ़ते हुए आपको 10th क्लास में, तो आपको पता होगा कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, किस लेवल के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइप के एग्जाम्पल सोचो, आलतू फालतू नहीं कि कुछ भी सोच रहे हो, बैठने सोचने बोल दिया सर ने तो कुछ भी सोच लो, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है इसमें क्या हमारे पास कि कपल क्या होती है, ठीक है। तो कपल क्या है हमारे पास, देखो कपल आप अगर रियल वर्ड में अगर लेकर के आओ थोड़ा सा, तो रियल वर्ड में आपको जानने को मिलता है कपल क्या होता है। बेसिकली दो सेम नहीं लेकिन अपोजिट टाइप के लोग होते हैं जो कपल बनाते हैं ना, आप समझ पा रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो कपल बेसिकली क्या होते हैं, एक बेसिकली अगर मेल हो तो फीमेल बेसिकली कपल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं ना, तो नए नए इनकी शादी होती है वो बेसिकली कपल्स में आते हैं। तो जनरली इन जनरल एक मेल होगा एक फीमेल होगी, मतलब दो सेम नेचर है उन दोनों, मतलब एक देखो बेसिकली कपल कोई बनता है उनके लगभग कैरेक्टरिस्टिक दोनों की लगभग सेम होती है तभी वो कपल बन रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे भी लगभग बात सेम ही है। यहाँ पे पहली बात दो चीजें होने वाली हैं, तो दो कौन होने वाले, दो फोर्सेस होने वाली हैं जो कि इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट भी हैं साथ ही साथ। जैसे कि दो हमारे पास
जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन जेंडर दोनों का अपोजिट होता है ना। तो वही चीज है, दो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट भी हैं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन पे अगर दो पैरेलल येट अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं तो इन्हें हम कहते हैं कपल। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। देखो अगर हम सीसो अगर आपने देखा हो तो सीसो में कपल्स लग रही होती है, टाइप ऑफ कपल लग रही होती है। ये अगर हम इसको फलक्रम मान लें या फिर इसको पिवट पॉइंट मान लें पी, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो ये क्या यहाँ पास कपल है। यहाँ पे अगर आप इस फोर्स को देख पा रहे हो तो ये फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बोला गया है टू इक्वल फोर्स, तो दोनों इक्वल फोर्स है। ये भी अगर 5 न्यूटन होगी एग्जाम्पल, तो ये भी 5 न्यूटन की फोर्स होगी। अब है अपोजिट है, देख रहे हो आप, एक नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ। नीचे ऊपर से अच्छा हम इसको हम देखें तो ये इस पूरी बॉडी को इस तरह से रोटेट करा रही होगी, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन। और ये देखो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, मतलब बेसिकली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अपोजिट नेचर में देखो एक नीचे की तरफ है, एक अपवर्ड है, ठीक है। अब एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। इसको हम कुछ नाम देते हैं ए बी। तो इसी ए बी को हम बोलते हैं क्या, कपल आर्म, ठीक है। तो कपल आर्म भी क्या होता है, ए से बी तक जो है वो है कपल आर्म। तो अगर हमें कपल निकालनी है भाई, कपल क्या होगी, तो पहले कपल समझ में आ गया आई होप सभी को कि दो इक्वल येट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो इसे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो कपल निकालते कैसे हैं, देखो कपल में हमारे पास यहाँ पे मोमेंट्स आ रहे हैं, ये देखो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो देखो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो मोमेंट है, तो मतलब टाउ 1 है और टाउ 2 है। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं इसको टाउ 1 है और इसको कहते हैं ये है टाउ 2। तो अगर हम यहाँ पे टाउ 1 कैलकुलेट कर लें और टाउ 2 कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों को एड अप कर दें, तो हमें टोटल यहाँ पे कपल मिल जाएगी क्या होगी, ठीक है। तो टाउ 1 निकालते हैं, टाउ 1 का अगर हम फॉर्मूला कहें तो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, जहां पे फोर्स लगाई जाती है, जहां पे पिवट पॉइंट होता है, तो इतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो इसको लेंगे ए पी, ठीक है। अब इसी तरह से हम ले दूसरा वाला टाउ 2, तो टाउ 2 हो जाएगा कितना, प्लस एफ इंटू पी बी, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास। अब दोनों से हम एफ को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा AP प्लस PB। अब अगर आप AP से PB अगर आप देखो तो पूरा डिस्टेंस बना रहे हैं, मतलब AP और PB को आप AB लिख सकते हो, ठीक है। देखो AP और PB तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, F इंटू AB। और AB है क्या, अभी बताया मैंने, कपल आर्म है। F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स इंटू कपल आर्म, ठीक है। अब ये फोर्स कौन सी है, इधर आर्म की, आप कोई भी आर्म पे फोर्स ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही इक्वल होने वाली है, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो आप कोई भी फोर्स ले सकते हो, वहां से आपका कपल आ जाएगी। तो कपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो छोटी सी डेरिवेशन है, आई होप इतनी समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो अब कपल के तो अब बात करते हैं कपल की एप्लीकेशन क्या क्या होती है, मतलब इसको हम बेसिकली देख कहाँ सकते हैं। तो कपल हम कहाँ देख सकते हैं, कल भी मैंने थोड़ी बात की थी, मतलब इसे प्रीवियस वाली वीडियो में थोड़ी सी बात की थी कि जब हम रोटेट कर रहे होते हैं स्टीयरिंग व्हील को, तो वहां पे स्टीयरिंग में एक फोर्स इधर जो जा रही है, दूसरी फोर्स इधर, आप स्टीयरिंग को कुछ ऐसे रोटेट कर रहे होते हो, तो देखो एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से दो फोर्सेस जा रही होती हैं। तो कपल बेसिकली अभी हमने समझ लिया कपल क्या है सॉरी। तो अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ कपल, मतलब कपल जो है बेसिकली इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे। तो कपल अगर आप देखो तो कपल बेसिकली दो फोर्सेज हैं जो कि एक ही सेम लाइन ऑफ एक्शन पर लग रही हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप देखो बाइक का स्टीयरिंग, तो बाइक के स्टीयरिंग को आप कुछ इस तरह से मोड़ते हो, तो देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, ये फोर्स पीछे की तरफ आ रही है, तो ये कुछ इस तरह का मोशन हो रहा है ना, अबाउट अ फिक्स लाइन, एक ही लाइन के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला एप्लीकेशन आ गया, जो कि हम लोग के स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं या फिर बाइक के हैंडल्स वगैरह हो गए,
उसमें हम लोग को देखने को मिलती है। दूसरे किस में देख सकते हो आप, ये रेंज में, ठीक है, रेंज या फिर रेंज जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो रेंज में कैसे होता है, देखो भाई, अगर ये मैंने एक नट लिया, ये रहा मेरे पास एक नट, अब भाई थोड़ा सा सॉरी है, मतलब बनाने के लिए कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। आप ऐसे इसको घुमाओगे तो ये चीज़ ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे घूमना शुरू होगा इस तरह से कुछ। तो देखो ये फोर्स एक लग रही है, ये फोर्स एक लग रही है, जितनी फोर्स आप यहाँ लगाओ उतनी ही फोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। धीमे से घुमाओगे तो यहाँ पे धीमे लगेगी, यहाँ ताकत ज्यादा लगाओगे तो यहाँ भी ताकत आपको अल्टीमेटली ज्यादा मिलने वाली है। तो इस तरह से कुछ ये रोटेट कर रहा हो सिस्टम, बिल्कुल इसी तरह के, ठीक है। तो रेंच में देखने को मिलता है। और आप किसमें कहते हो, टैप, जब आप ओपन करते हो या फिर क्लोज करते हो, सिर्फ टैप में ही नहीं, आप किसी बॉटल का ढक्कन अगर आप ओपन कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो तो वहां भी आपको देखने मिल सकती है ये हम लोग की कपल। कैसे, देखो आप टैप को जब ऐसे घुमाते हो, देखो यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा दो, एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स देखो पीछे की तरफ लग रही है, तो यहाँ पे भी दो फोर्सेज वर्क कर रही हैं ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। फिर से वही जो पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि थोड़ा सोचो कि और क्या क्या एग्जाम्पल आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं कि हम लोग के काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम नाम देखो, कई बार आपने सुना होगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया किसी जगह पे, है ना। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जब बहुत सारी फोर्सेस एक किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो लेकिन वो बॉडी की स्टेट में कोई चेंजेस नहीं लेके आ पा रही हो, तो इसे हम कहेंगे क्या, ये इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आसपास देखो, वॉल्स से बना हुआ है आपका कमरा, दीवारों से बना है, तो दीवार जो है वो किसमें है, वो एक इक्विलिब्रियम है। कैसे, देखो दीवार के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, जो आप फैन वगैरह चला रहे हो वो लग रही है, आप जाके दीवार को धक्का देने लगो तो वो भी फोर्स लग रही है, लेकिन क्या उससे दीवार का कोई स्टेट चेंज हो रही है, मतलब क्या स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन से वो चेंज हो जा रही है। दीवार तो भाई स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्या वो मोशन में आ जाएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या है, दीवार इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर से फॉल कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, तो एयर के पार्टिकल्स को रोकना चाह रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे ऐसे फूंक दूं तब भी इस पर कुछ हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जब बॉडी गिर रही है तो ये किसमें है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब बहुत सारी इस पे बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वो सारी फोर्सेस मिलकर भी इसके इसके मोशन में कोई चेंज नहीं ला पा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है, किसी भी एक बॉडी पे बहुत टाइप की फोर्सेस लग रही हो लेकिन वो सारी फोर्सेस कोई भी टाइप का चेंज ना ला पा रही हो उस बॉडी में, इधर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, तो उसे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये कंडीशन होती है बेसिकली बॉडी की। अब कितने तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक मतलब सिंपली है रेस्ट, और डायनामिक सिंपली मतलब है मोशन। तो रेस्ट मतलब कोई बॉडी रुकी हुई है तो वहां पे हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आने वाली है बॉडी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, कंटिन्यूअस मोशन में है, तो वहां पे वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आने वाली है। एक एग्जांपल लेते हैं दोनों के। तो स्टैटिक का एग्जांपल हमने वॉल ली थी, सबसे अच्छा एग्जांपल वॉल ही रहेगा। तो वॉल देखो, जैसे वॉल के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, आप जाके धक्का देने लगो, बहुत सारी चीजें वॉल पे टंगी हुई हैं, ठीक है। जैसे इस वॉल पे ये बोर्ड टंगा हुआ है, लेकिन क्या इसकी इफेक्ट से क्या वॉल की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जा रही है, क्या वो वॉल मोशन में आ जा रही है, आंसर इज नो, वो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो वॉल है वो किस में है, वो एक इक्विलिब्रियम में है। और मोर स्पेसिफाई अगर हम करें तो कौन से इक्विलिब्रियम में, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बेसिकली मोशन हो रहा होता है, ठीक है, सॉरी। तो डायनामिक मतलब बॉडी मोशन कर रही है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हो फ्री फॉल। कोई बॉडी अगर फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, जैसे ये देखो फ्री फॉल हो रही है, यहाँ पे गई, ऐसे फ्री फॉल हो रही है, तो इस टाइम पे इस बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन तब भी ये अपने मोशन को कंटिन्यू करे हुए है, तो इसे कहेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने कहा, ये अगर एक एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम लोग का इसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें, ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में। क्यों, देखो ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, ये इसको ऐसे खींचना चाह रहा होगा अंदर की तरफ, लेकिन ये तब भी नहीं आ रहा होता है, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, वो इस पे रिपल्सिव फोर्स भी लगा रहे होंगे, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन अपने मोशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं।
इस पे बहुत सारी फोर्सेस लगने के बावजूद, तो ये किस में है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है, जब टेक ऑफ करता है तो उस पर ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही होती है, एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। रेन ड्रॉप का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर से यही कहेंगे, एग्जाम्पल्स को सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। तो अब आती है क्या कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लो। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम कब हो सकती है, उसकी कुछ कंडीशन होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि जितनी फोर्स, भाई जो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज, नो चेंज मतलब जीरो चेंज हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन वो उस बॉडी पे कोई चेंज नहीं ला रही हैं, तो उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो एक पहली कंडीशन भी है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब जितनी फोर्स बॉडी पे लग रही है वो सारी जीरो होनी चाहिए, उनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। दूसरा आता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑन द बॉडी इज जीरो, मतलब एल्जेब्रिक मोमेंट जो होगा पूरी बॉडी पे वो जीरो होगा। देखो एग्जाम्पल लें अगर हम, तो यहाँ पे देखो ये बॉडी ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स लगा देते हैं हम F, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे अगर आप एल्जेब्रिक सम करो तो जीरो नहीं मिल रहा है आपको, मतलब कुछ एक वैल्यू, अभी जो हमने देखा था पीछे कपल का एग्जांपल देखा था हमने यहीं पे, तो कपल में हम लोग का आया था F इंटू ए बी, अगर आप इसको ए बी मान लो, तो यहाँ पे ये भाई ये तो जीरो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि F भी कुछ ना कुछ होगा और ए बी भी कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसे जीरो तो नहीं आने वाला। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ ले लें, ऐसे कुछ कंडीशन, तो अब ये क्या होगा, अब इस पे एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक मिनट पेन चेंज कर लें, यहाँ देखो ये चेंज कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है। और यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है ये कुछ इस तरह से मोशन कर रही है, तो ये कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो आपका ये एल्जेब्रिक सम है सारे मोमेंट का वो जीरो आ जाएगा। इसको हम और डिटेल में करते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो अगली स्लाइड में आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पॉइंट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और यही हमारे पास आगे जा करके बनेगा किसका, जो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है उसका बेस, जो कह सकते हो कॉज है या फिर कह सकते हो प्रिंसिपल है, वो यही प्रिंसिपल है। इसी को हम आगे जाके एनालाइज करेंगे जब देखेंगे ACW CW के इक्वल हो। ये जो हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये आया कहाँ से, उसी जो हम लोग का, थोड़ा सा भाई माइंड मत करना क्योंकि लोड थोड़ी सी चल रही है इस टाइम पे, रश ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये आया कहाँ से, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की जो सेकंड एक कंडीशन थी उसी से हम लोग का निकल के आया है। तो कंडीशन क्या कह रही थी कि अगर किसी बॉडी पे एल्जेब्रिक सम जीरो होता है इनके मोमेंट्स का, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली अचीव हो सकता है, अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पास एक फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये रहा इसके पास पाइवट पॉइंट, ये A है, ये B है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि सेकंड पॉइंट एक्चुअली क्या क्या रहा है। देखो अगर ये इसको इस तरह से घुमा रहा होगा तो ये बॉडी इसको इस तरह से घुमा रही होगी, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा होगा ACW मोमेंट और ये प्रोड्यूस कर रहा है CW मोमेंट, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप टाउ1 मान लो और क्लॉकवाइज मोमेंट को आप टाउ2 मान लो, और टाउ1 एंड टाउ2 आप इंडिविजुअली निकालो क्या आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम करें तो टाउ1 आपके पास आ जाएगा क्या, F1 इंटू AP, और टाउ2 आपके पास आ जाएगा F2 इंटू PB, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव होता है, तो टाउ2 के साथ एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। अब अगर हम कहें यहाँ पे आप टोटल मोमेंट निकालो, अब यहाँ पे टोटल मोमेंट निकालो, टोटल मोमेंट कैसे निकालोगे, टाउ1 प्लस टाउ2 करोगे, तो टाउ1 कितना है F1 इंटू AP, और टाउ2 कितना है F2 इंटू PB, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, F1 इंटू हाँ, अब ये इतने पे रुकेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम दोनों के फोर्स देखें तो F1 F2 हम लेके कंसिडर करते हैं, तो अगर यहाँ पे दोनों की फोर्स F1 F2 इक्वल हो जाए, F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा F, इसको हम F के इक्वल मान लें, ये हो जाएगा F इंटू AP माइनस F इंटू PB,
ठीक है। और आपको क्लियरली यहाँ पे पॉइंट ये जो है ये मिड पॉइंट माना है हमने, मिड पॉइंट मतलब ए और बी का बिल्कुल बीच का बिंदु है, मिड पॉइंट है सॉरी। तो आपको यहाँ पे एपी और पीबी दोनों बेसिकली इक्वल होने वाले हैं, तो ये पूरे दोनों कैंसिल होंगे, आ क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब टोटल मोमेंट जो था वो जीरो आ गया था, ठीक है। अच्छा, टोटल मोमेंट जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तभी हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो अगर ये चीज जीरो आ गई तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 अगर जीरो आ जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, यही चीज कह रही है कि जब टाउ 1 टाउ 2 के इक्वल, सॉरी टाउ 1 प्लस टाउ 2 करें और वो जीरो के इक्वल आ जाए तो हम लोग को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे ये बॉडी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, एक बार आप कंसिडर कर लो, ये ऊपर जा रही है फोर्स, ये नीचे जा रही है, तो कभी भी ये दोनों जीरो नहीं आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के मोमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब एक को यहाँ पे ACW होना पड़ेगा और एक को यहाँ पे CW होना पड़ेगा, मतलब एक को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ 1 माइनस टाउ 2 इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं भाई। एक को हमने CW को क्लॉकवाइज माना, क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव, इस वजह से माइनस साइन लगाए। तो अब अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर हम सॉल्व करें तो कह सकते हैं टाउ 1 इज इक्वल्स टू टाउ 2, ये कह सकते हैं। मतलब पहले जो हमारे पास मोमेंट है वो दूसरे मोमेंट के इक्वल है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल है। और यही देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बन रहा है, ये देखो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेसिकली कहां से आ रहा है, ये सेकंड बेसिकली ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसी से निकल के आया है, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी कि टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 कैसे आया। तो अब यहाँ पे आप जितने मर्जी यहाँ पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाते जाओ, हमेशा ये कंडीशन मेंटेन रहेगी अगर इक्विलिब्रियम है बॉडी में। अगर जो मैंने यहाँ पे लगाया एक वर्ड कि भैया इक्विलिब्रियम अगर है तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, ये नहीं कि हर बार फॉलो हो जाती है, ठीक है। तो जब भी कहेगा आपको स्केल को बैलेंस कराना है, इक्विलिब्रियम में बनाना है, इक्विलिब्रियम में है, तभी आप काम कर सकते हो कि सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और सारे क्लॉकवाइज मोमेंट आप इक्वल कर दो, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चढ़ते हैं। चलो, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, हम बेसिकली करते हैं क्या, क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे अलग अलग क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। तो पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी का हो भी जाएगा जल्दी ही। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो करने की, तब तक हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी, बहुत ही एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन आप कह सकते हो है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फोर्स ये है 2 न्यूटन की, एक फोर्स ये है 2 न्यूटन की, दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रही है लेकिन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब एक वर्टिकली अपवर्ड है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। अब यहाँ पे P जो पॉइंट है ये बोला गया है ये मिड पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल मिडल में है। तो अगर हम कहें मिडल में, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.5 मीटर या फिर आधा मीटर, और यहाँ पे आप कह सकते हो 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो कहा यह गया है कि आप यहाँ पे रिजल्टेंट बताओ मोमेंट्स का। तो सारे मोमेंट्स का आपको रिजल्टेंट बताना है क्या होगा। चलो कुछ हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2 न्यूटन, ऑप्शन सी है 3 न्यूटन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ट्राई करो एक बार और अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है आपका आंसर। चलो, तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखो, ये अगर देखें तो ये बॉडी इसको ऐसे घुमा रही होगी, ये बॉडी इसको ऐसे घुमा रही होगी, क्यों, क्योंकि बीच में रहा पिवट पॉइंट, ये है पिवट पॉइंट सॉरी क्या करें, यहाँ सर्दी लगी थोड़ी सी। देखो यहाँ पे पिवट पॉइंट है, ये बीच में, और यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगी, देखो ये ऐसे ऐसे लग रहा है, ये ऊपर, ये बॉडी ऊपर, ये बॉडी नीचे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जा रही है बॉडी है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे रोटेट हो रही है, इस तरह से रोटेट हो रही होगी ऐसे करके, देखो ऐसे रोटेट हो रही है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से बॉडी ये रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे ये कैसे मूवमेंट कर रही है, कौन सा मूवमेंट होगा, ट्राई करो, ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये कौन सा होगा, ये भी होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब हमें निकालना है टाउ 1 और निकालना है टाउ 2। तो लेट से टाउ 1 है और लेट से ये टाउ 2 है। तो आप एक बार टाउ 1 निकालो, टाउ 2। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने डायरेक्टली एक आंसर बना के लिखा हुआ है, क्या है 2 न्यूटन मीटर आने वाला है। कैसे आने वाला है, देखो
ये जो बॉडी है ये इस पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर दी, ये भी बॉडी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर दी, तो हमने इसको टाउ 1 मान लिया, इसको टाउ 2 मान लिया। तो टाउ 1 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा, और टाउ 2 हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। कैसे आया देखो, टाउ 1 निकालना है तो फोर्स लेंगे 2 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से फोर्स लगाई जाती है और जहां पिवट पॉइंट होता है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आ गया 1 न्यूटन मीटर। इसी तरह से यहाँ पे निकाल लोगे तो ये भी आ गया 1 न्यूटन मीटर, और फिर रिजल्टेंट मतलब टाउ 1 टाउ 2 के ऐड करना है तो आपको आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं कहा है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम बॉडी ने नहीं कहा है तो जबरदस्ती आपको क्वेश्चन में मान के नहीं रखना है कि इक्विलिब्रियम में है बॉडी, वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो 0 जिसने भी किया है वो अपने आप को 0 नंबर दे दो और कहो कि भैया हमने गलत किया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं फिर चलते हैं आगे। चलो तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास है। इसमें कहा यह गया है कि दो ये फोर्स है, मतलब यहाँ पे एक ऐसे फोर्स लग रही है, एक यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रही है, मतलब आप समझ सकते हो एक फोर्स ऐसे जा रही है एंड एक फोर्स ऐसे आ रही है, ठीक है। दो अपोजिट फोर्सेस हैं इस तरह से कुछ, तो इस तरह से दोनों फोर्स जा रही है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स इधर आ रही है, कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसे जा रही है, यानी फोर्स ऐसे आ रही है, बीच में एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया x और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया y, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 2 मीटर है, मतलब ये जो इधर जाने वाली फोर्स है इधर आने वाली फोर्स है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर की डिस्टेंस, और इनके मिड वे बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट x लोकेटेड है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 मीटर, यहाँ से हो जाएगा 1 मीटर, मिडवे है तो 1 मीटर हो जाएंगे। तो अगर निकालने को कहा गया है कि टोटल मोमेंट एट x निकालो आप, मतलब ये जो कहाँ गया ये x है, तो x के अबाउट ऑफ टोटल मोमेंट निकालो। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे फोर्स माने एक फोर्स इधर जा रही है एक फोर्स इधर जा रही है और ये बीच में इसका कह सकते हो पिवट पॉइंट है या लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये बॉडी दोनों ऐसे रोटेट कर रही होंगी। देखो ये फोर्स ऐसे जा रही है, ये फोर्स ऐसे जा रही है, ये फोर्स ऐसे आ रही है, तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही होगी। कैसे देखो, ये जो बॉडी होगी ऊपर वाली ये नीचे आना चाहिए और नीचे वाली ऊपर आना चाहिए, मतलब हम कर क्या रहे हैं, अभी तक तो फोर्स ये ऐसे जा रही थी लेकिन हमने इसको बीच में यहाँ पे पिवट कर दिया, मतलब यहाँ से आप इमेजिन करो यहाँ से हमें एक ऐसे रॉड हमने लगा दी इस तरह से और इसको हमने यहाँ पे पिवट कर दिया, तो जो बॉडी अभी ऐसे फोर्स जा रही थी ये इसको ऐसे घुमा देगी अब, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट कर रही होगी और ये कुछ ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो अगर आप यहाँ फिर से देखो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये भी देखो क्लॉकवाइज है, ये भी देखो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर आप टाउ 1 कहते हो यहाँ पे इसको और इसको कहते हो टाउ 2, तो दोनों ही आने। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो पिछला हमने रिजल्ट लिखा था ये आया था क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे आंसर में यहाँ पे क्लॉकवाइज जरूर लिख देना, ठीक है। या तो आप माइनस साइन लगा दो या तो आप क्लॉकवाइज लिख दो, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसका मतलब हमें अगर टोटल मोमेंट एट x निकालना है तो एट x अगर x को हम पिवट पॉइंट मान लें तो क्या हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा टोटल मोमेंट। फिर से इक्विलिब्रियम नहीं कहा गया है, तो इक्विलिब्रियम जब तक नहीं कहा है तब तक हम यहाँ पे जबरदस्ती नहीं मानोगे खुद से, ठीक है। तो टाउ 1 कितना है हमारे पास, टाउ 1 मतलब हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सारे लोग भाई ट्राई करो, सारे बच्चे इतने भी देख रहे हैं कि टाउ 1 जो है मतलब फोर्स निकाल, डायरेक्टली हम इसको टाउ 1 यहीं पे कैलकुलेट कर सकें, अलग अलग जैसे ऐसे सेपरेट लिख रहे थे ऐसे नहीं करें, ऐसे करके देखें, ठीक है। तो टाउ 1 कितना है हमारे पास, अगर आप देखें तो फोर्स 5 न्यूटन की है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस करें क्या इस वाले फोर्स के साथ जो कि टाउ 2 दे रहा है हमें, तो 5 इंटू 1 मीटर, ठीक है, ये 5 इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 5 इसका आ गया, 5 इसका आ गया, मतलब 10 न्यूटन मीटर आ गया, है ना। और कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेरी गुड, ठीक है। इतना आगे सभी को समझ में आया होगा। तो ये तो x के अबाउट आ गया। अब हमें निकालना है एट y, मतलब जब हमने y को पिवट पॉइंट मान लिया है। अब अगर हम y को पिवट पॉइंट मान लेंगे, मतलब ये दो फोर्सेस ऐसे चल रही हैं, इस तरह से कुछ चल रही हैं, हमने इसी को यहाँ पे पिवट कर दिया, तो मतलब ये तो अब जाएगी नहीं ना आगे, इसको अगर हमने यहाँ पे रोक दिया तो ये तो आगे जाएगी नहीं, लेकिन ये जो होगी ये बॉडी तो ऐसे रोटेट कर दी होगी पूरी, तो समझते हैं ये बॉडी ऐसे जा रही थी, ये बॉडी ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे अगर हमने इसको पिवट कर दिया तो जो बॉडी इधर आ रही थी ये तो पूरा रोटेट कर दी होगी ऐसे। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगी, क्यों, ये पिवट पॉइंट है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस तरह से पूरा रोटेट कर दी होगी, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन और यहाँ पे हो गया इसके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, क्योंकि इसके लिए पॉइंट यहीं पे आ गया है। इस वजह से जो टाउ 1 आप कह सकते हो, अगर y पे आप इसको कहना चाहो तो y पे ये वाली जो फोर्स है टाउ 1 वो 0 हो जाएगी और इसकी वजह से टाउ 2 है वो कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो y की वजह से अगर y पे हमें निकालना हो तो हमें करना है फिर से टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 हमारे पास कितना है, टाउ 1 हो जाएगा 0, क्यों 0 हो जाएगा, चलो हम रीजन में यहाँ पे लिख ही देते हैं, आप कंफ्यूजन ना हो।
5 न्यूटन को अगर आप इंटू करोगे 0 से तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं इसके लिए। ठीक, अब प्लस करोगे आप किसको, 5 को किसके साथ, ये 5 न्यूटन है और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ये देखो यहां से यहां तक की होगी। ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे पिवट पॉइंट है, तो ये हो गया 2 मीटर। तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 टू 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वाई के अबाउट आया है, तो हमारे पास ये आया है क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब ऐसा एक केस मिल गया हमें जहाँ पे ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट दोनों इक्वल थे। जनरली ऐसा नहीं होता है कि दोनों ही आंसर मैच कर जाएं, लेकिन किस्मत है मैच कर गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आ गया, तो इजी टाइप के क्वेश्चन थे। अब जो एक लेवल और हम आगे जाएंगे, इसमें देखेंगे कि हम स्केल को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो स्केल वाले क्वेश्चन काफी आपके में आते हैं, तो अगली स्लाइड में देखते हैं स्केल वाले क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करना है। सो हेलो गाइज, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमारे पास जो क्वेश्चंस के लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड में क्वेश्चंस के थोड़े से लेवल और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पहले हमने 2-3 बेसिक क्वेश्चंस देखे कि हम लोग बेसिकली किस तरह से क्वेश्चंस को फोर्स के टैकल करने वाले हैं क्लास 10th में। तो अब हमारे पास आता है क्या, मीटर रूल के बेस्ड क्वेश्चन, और इस पर हम लोग मास निकालना सीखेंगे कि जो मीटर रूल है उसका मास कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो मास देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान के रखना है, देखो किसी भी चीज का जो मास होगा वो उसके सेंटर से लटक रहा होता है। मतलब कहने का ये है सिंपल सा कि अगर मैंने ये एक मार्कर लिया, इस मार्कर में सेंटर रखे हुआ तो बैलेंस है सिंपली। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे बैलेंस करना चाहेंगे, देखो इस तरह ये झुक जाएगा। मतलब जिस तरह झुक रहा है ये इसके सेंटर की तरफ से, यहाँ सेंटर से एक इसका वेट नीचे की तरफ लटक रहा होता है। तो कहने का अर्थ ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक मीटर रूल है, मीटर रूल मतलब क्या होता है, सिंपल एक स्केल है। ठीक है, 0 से 100 सेंटीमीटर की मार्क की एक स्केल है, सिंपल एक स्केल है। तो अगर आप इसको 50 सेंटीमीटर पे देखोगे और आप इसको 50 सेंटीमीटर पे पिवट पॉइंट बनाओगे, पिवट पॉइंट क्या होता है हमने डिस्कस किया है। तो अगर 50 सेंटीमीटर पे इसका पिवट पॉइंट या फिर पिवट पॉइंट बना दोगे तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो रूलर है या फिर मास है हमारे पास, वो पूरा उसका कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रेस्ट करेगी, या फिर कह सकते हो आप ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस मास को यहाँ से, या फिर हम कहें इस पिवट पॉइंट को यहाँ से खसका के या फिर यहाँ से हटा के थोड़ा सा, मान लो मैंने कहा इस तरफ कर दिया आपने, मान लो मैंने कहा 70 सेंटीमीटर पे कर दिया, तो जैसे आप 70 सेंटीमीटर पे करोगे आप देखोगे कि ये रूलर जो होगी इस तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे झुक क्यों रही है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मार्क जो है यहाँ से, 50 सेंटीमीटर मार्क जो है यहाँ से, इसका वेट जो है वो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। ठीक है, तो उसको ग्रेविटी यहाँ पे पुल कर रही होती है। तो आई गेस ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। चल, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक मीटर रूल है। अब अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल बोली जा रही है तो आपको उसको 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की कंसीडर करनी है। मतलब कहने का ये है कि एक एंड 0 पे होगा, दूसरा एंड 100 सेंटीमीटर पे होगा। अब कहा यह जा रहा है कि आप कि जो मीटर रूल है इसको हमने 60 सेंटीमीटर मार्क पे पिवट कर दिया है, मतलब 60 सेंटीमीटर मार्क पे इसको हमने फिक्स कर दिया है। अब एक हमारे पास 10 ग्राम का मास है, 10 ग्राम का ये मास है। इस 10 ग्राम के मास को हम कहाँ पे लटका दें जिससे कि रूलर जो है ये रेस्ट करने लगे, या फिर हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, शॉर्ट में लिखा है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम कहाँ पे इस मास को लटकाएं। अब भाई सभी मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा कि सर ये ऐसे झुकेगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क पे तो है नहीं। हमने कहा हाँ, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मार्क से नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा जो कि ग्रेविटी लगा रही होगी। तो अर्थ ये है कि सर ये ऐसे घूम रही होगी, ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्या कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। तो इस एंटी क्लॉकवाइज घूमने को हम लोग कैसे पाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक क्लॉकवाइज मोशन को ले आते हैं। तो क्लॉकवाइज मोशन कैसे है, क्योंकि हमें 10 ग्राम मास दिया गया है, तो इस 10 ग्राम मास को यहाँ पे हम अटैच कर दें अगर 100 सेंटीमीटर पे, तो ये पूरी की पूरी रूलर जो होगी ऐसा करके इस साइड में घूम जाएगी, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो पहला तो आंसर ये हो गया कि 10 ग्राम मास कहाँ पे लटकाया जाएगा, एट 100 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, 10 ग्राम मास को हम लोग 100 सेंटीमीटर मार्क पे लटका देंगे, जिसकी वजह से पूरी रूलर जो है वो रेस्ट कर जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये बात तो ठीक है आपने निकाल लिया, अब बताओ कि जो रूलर है उसका मास क्या होगा। मतलब ये जो स्केल थी, इस स्केल का मास क्या होगा। तो स्केल का मास हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको यूज करना है फॉर्मूला कौन सा,
सम ऑफ ACW, या कहते हैं कंडीशन यूज करनी है सम ऑफ CW का, ये वाली कंडीशन यूज करनी है। अब ये वाली कंडीशन में सिंपल सा काम क्या कहती है, जितने ACW हैं वो आप निकाल लो, जितने CW वो निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो। तो ACW पहले निकालें। देखो ACW हो रहा है इस 50 वाले की वजह से, यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर मार्क पे लगा हुआ है इसकी वजह से, वेट की वजह से ACW लग रहा है। तो ACW जो हो रहा है वो इस वेट की वजह से। अच्छा, वेट को हम कहते हैं क्या है, वेट को कहते हैं mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m × g, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली वेट लग रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, ये वेट। वेट एक्चुअली क्या होती है, देखो वेट होता है क्या है, वेट एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है, जो ग्रेविटी लगा रही होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वेट है ये क्या है, ये एक फोर्स ही है। तो ये हो गई फोर्स इनटू, फोर्स के साथ इनटू करते हैं किसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब देखो वेट लग रहा है 50 वाले पे और पिवट कहाँ पे किया गया, 60 वाले पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ये मत भूलना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अब CW फाइंड करते हैं। तो CW कितना आ जाएगा, देखो CW मतलब क्लॉकवाइज पे, तो क्लॉकवाइज पे कितना मास लगा हुआ है, 10 ग्राम का मास, अभी बताया ना, 10 ग्राम का मास 100 सेंटीमीटर मार्क पे लगाया गया है। इसका मतलब मास कितना है, 10 ग्राम का, और इंटू कर लेंगे किसको उससे, ये पिवट पॉइंट यहाँ पे 100 है, तो 60 से 100 तक की दूरी होगी 40 की, तो यहाँ पे इंटू कर लेंगे 40 सेंटीमीटर को। अब एक जो भी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग जिन्होंने पढ़ा है, उनको एक चीज समझ में आई कि सर आपने तो बताया था कि टाउन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आप तो यहाँ पे यूज कर रहे हो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कैसा। देखो बच्चे, असल में हम क्या कर रहे हैं, हम अगर यहाँ पे इसको G से इंटू कर लें, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपको फोर्स निकालनी है तो MA फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे A तो है नहीं, तो यहाँ पे A की जगह क्या हो जाता है, G आ जाता है। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या यूज करने वाले, mg यूज करने वाले हो। तो मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, एंड G आप जानते हो 10 होता है बेसिकली, वो तो कांस्टेंट है, या फिर 9.8 आप मान सकते हो, ठीक है। तो आप G अगर यहाँ पे भी रखोगे, और ये जो वेट है, ये वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो G यहाँ से और G यहाँ से कैंसिल हो जाता है, इस वजह से बेसिकली हम G को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आप मास लेके आगे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था उसका। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, m इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ग्राम इंटू 40 सेंटीमीटर, इतना आ गया आगे समझ में। अभी क्या करना है, बस कुछ नहीं, इनको कैंसिल कर लो, तो कितना आ गया, m आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 ग्राम। तो इसका मतलब जो हमारे पास रूलर है उसका मास कितना है, उसका मास है 40 ग्राम का मास, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करके रखा है, फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लेक्ट कर लिया है। आपको एक बात दिमाग में और बच्चों की आती है कि सर यहाँ पे आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर कैसे यूज कर ले रहे हो, मतलब आपको यूज कायदे से करना चाहिए सर केजी और मीटर का। तो अगर ये अलग अलग यूनिट में भी है तब भी, अगर ये केजी में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली आके कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो इस वजह से आप आराम से उसको यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर में आप सिंपली जो आप यूनिट दी गई है एज इट इज आप उनको यूज कर सकते हो, फ्री हो आप, लेकिन आगे चैप्टर्स में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी यूनिट स्टैंडर्ड में, कौन सी स्टैंडर्ड में नहीं है, किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है, ऐसी चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे यहाँ पे हमने मास तो निकाल लिया कि मास भैया आ गया इसका 40 ग्राम, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और बेंड करना चाहें बच्चों के लिए, तो देखो इसी को हम थोड़ी से इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। मैंने कहा 60 सेंटीमीटर मार्क पे लगी थी, लगी है अभी, ठीक है। 50 सेंटीमीटर मार्क पे इसका सेंटर था, आप भी जानते हो। 100 सेंटीमीटर मार्क पे एक वेट, अब क्या हमने इसको GF कह दिया, मतलब ग्राम फोर्स, आपने पढ़ी थी KGF और GF दो चीजें होती हैं। देखो मैं बता देता हूँ KGF और GF क्या होती है। असल में देखो जब फोर्स को हम यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की फोर्सेज आती है। जैसे एक आती है जैसे कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास अलग अलग तरह की यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है KGF प्ले में और GF प्ले में। असल में कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि देखो होता क्या है, जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेस को थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हो, तो वहां पे हमारे पास न्यूटन और डाइन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें थोड़े से अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेवल बढ़ाने का अर्थ ये है कि आप KGF और GF कहाँ पे यूज करना शुरू करोगे, ठीक है। तो KGF मतलब क्या हो गया और GF मतलब क्या हो गया। तो KGF मतलब क्या हो गया, देखो 1 KGF जो होगा वो कितना होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, और एक GF जो होता है वो 980 डाइन के इक्वल होता है। ये दो आपको कभी कभी डेरिवेशन आ सकते, मतलब कह सकते हो आप ये
फिर इन द ब्लैंक्स में आपको दे सकता है, ठीक है। अब केजीएफ होती क्या है ये भी बता दूं, तो केजीएफ को कहते हैं किलोग्राम फोर्स और जीएफ को कहते हैं ग्राम फोर्स सिंपली, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स मतलब क्या है, देखो किलोग्राम फोर्स का अर्थ ये है कि अगर मान लो आपके हाथ में, मैंने मान लिया मार्कर जो है ये 1 किलो का मार्कर है, इसको हमने पाम पे रखा। अब इस समय पाम पे ये जो मार्कर है इसका वेट मैंने मान लिया कि 100 ग्राम, मतलब इसका मास कितना है, सॉरी 1 किलो का मास है। तो 1 किलो का मास जब अपने पाम पे रखेंगे तो जिस वेट से ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही होगी, जिस फोर्स से ग्रेविटी में नीचे खींच रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, 1 kgf कहेंगे। तो 1 kgf क्या होता है, जब अपने पाम पे हम 1 किलो का कोई मास रख लें, उस समय जो ग्रेविटी लग रही होगी हमारे हाथ पे, उसे हम कहेंगे 1 kgf। एंड सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा 1 gf के लिए, मतलब अब क्या मास कितना हो गया है, 1 ग्राम का मास हो गया है। जितनी फोर्स से नीचे खींचा जाएगा अर्थ के द्वारा, दैट इज कॉल्ड 1 gf, दैट इज 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। और ये उनके कन्वर्जन है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं 1 kgf, तो 1 kgf के टाइम पे एक चीज हिडन होती है क्या, कि यहाँ पे मास कितना यूज किया है, 1 kg का मास यूज किया गया है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं 1 gf, तो यहाँ पे हम सिमिलरली मास कितना यूज करते हैं, 1 ग्राम का मास यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी 1 kg और gf दिख जाए तो वहां से आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि kgf मतलब 1 kg है, ग्राम फोर्स मतलब 1 ग्राम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या ये रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे 10 gf की फोर्स लग रही थी, तो आपको इसका बेसिकली यही काम करना था, मतलब इसका वेट निकालना था, मतलब कह सकते हो इसका मास निकालना था आपको, ठीक है। इस रूलर का मास निकालना है। तो एक बार आप ट्राई करो पॉज करके, हम तब तक इसको शुरू करते हैं। देखो तो फॉर्मूला वही लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सम ऑफ ACW इज इक्वल टू सम ऑफ CW। तो यहाँ पे ACW कितने हैं, ये रहा ACW सर और ये रहा CW सर, ठीक है, हमने कहा। अब एक बार आप ACW निकाल ले, बस अब तो सब एक्सपर्ट हो गए होगे निकालने में आप लोग, है ना। तो ACW निकालते हैं। ACW कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कौन है यहाँ पे, वेट लगा रहा है, वेट इंटू 10, वेट इंटू 10, देखो ये वाला काम तो करते हैं, वेट इंटू 10, ठीक है। अब वेट को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, जैसे मैंने पीछे लिखा था अभी, मास इंटू ग्रेविटी mg, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीएफ में कितना लग रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज में कितना लग रहा है, 10 ग्राम फोर्स लग रहा है। अच्छा 10 ग्राम फोर्स का अर्थ क्या है कि वहां पे, अच्छा अगर हम कहते थे 1 ग्राम फोर्स, इसका मतलब 1 ग्राम का मास होता था। अगर हम कहेंगे 10 ग्राम फोर्स तो 10 ग्राम का मास होगा। तो यहाँ पे 10 ग्राम ही लिखा हुआ है असल में, ठीक है। और यहाँ पे इंटू कर लो किसके साथ, 40 के साथ, 40 सेंटीमीटर। तो अब इसको यहाँ से आराम से आप हटा सकते हो, कितना आ जाएगा मास, 40 ग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप 40 GF भी कह सकते हो, ठीक, समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो इस टाइप का यही क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह से GF करके आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है एग्जामिनर। तो आई गेस इतनी चीज समझ में आएगी। अब एक और लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम किसी एक को और बैठा देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ये इधर बैलेंस हो रही थी, यहाँ पे हम एक बच्चे को बैठा देते हैं इस जगह पे। यहाँ पे एक और मास हमने लटका दिया, ये मास लेट से मैंने कहा 20 GF का है, ठीक है। तो अगर ये मास 20 GF का है तो ये इसको ओवरऑल ऐसे टर्न कर रहा होगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगी, आंसर इज नहीं होगी। तो इस 10 GF वाले को हम कहाँ पे लगाएं, देखो फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर आपके पास ये एक रूलर है, ये रूलर 60 सेंटीमीटर मार्क पे पिवट कर दिया इसको हमने। अब 60 सेंटीमीटर मार्क पर इसको पिवट कर दिया है हमने, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने 20 GF की फोर्स लगा दी है। ये आप कह सकते हो मैंने लगाया है इसको 30 पे, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट हम रैंडम ले रहे हैं तो शायद से नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, तो एक बार आप देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मेन कहने का थी, ठीक है। तो इसको हमने 30 सेंटीमीटर ले लिया। अभी क्या करें कि ये जो पूछा जा रहा है कि 100, ये जो हमारे पास 100 पे लगा हुआ था मास 10 GF का, ये हम कहाँ पे लगा दें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 20 GF का एक मास है जिसको कि हमने 30 सेंटीमीटर मार्क पे लगा दिया है। तो 10 GF का मास हम कहाँ पे लगा दें जिसकी वजह से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इधर लगाएं कि इधर लगाएं, तो ऑब्वियसली बात है भाई 60 सेंटीमीटर आपको इधर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर लगा तब तो पूरी ये ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो अब किधर लगाएं ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की तो आपको मालूम है ये दूरी कितनी होगी, 60 पे है और 30 पे यहाँ पे, तो कितना होगा, 30 हो गया ये। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप x मान सकते हो, है ना, कि x सेंटीमीटर मान लो, हमने मान लिया, ठीक। क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही अब यहाँ पे कितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे,
ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये होगा क्लॉकवाइज। क्या सिर्फ एक ही एंटी क्लॉकवाइज होगा? आंसर इज यस और नो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वाला भी तो होगा, तो 50 सेंटीमीटर वाला भी तो इसको ऐसे घुमा रहा होगा ACW। तो अब यहाँ पे आपको ACW इसका निकालना है, इसका ACW निकालना है, दोनों को ऐड करना है, फिर आपको CW में इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन क्या आता है इसका। तो यहाँ पे कितने ACW है पहले वो हमें निकालना है, फिर कितने CW है वो हमें निकालना है, फिर दोनों को इक्वल रख देना है। ठीक है, तो ACW निकालते हैं कितने हैं। ACW पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ACW क्या होगा, देखो ACW पहले हम निकालने किसके, 20 GF वाले की वजह से। तो 20 GF की वजह से कितना आ जाएगा, 20 इंटू, अब ये अगर 20 GF है तो मास कितना होगा, 20 ग्राम का होगा, तो वही हम लेकर के इसको चल रहे हैं। ठीक है, तो 20 ग्राम का है। अब ये हो गया 20 ग्राम। अब इसके बाद हमारे पास ये अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट है ना, तो कितना है 60 और 30, तो मतलब 30 पे है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमने मास लिया था, किसी को फिर से अगर डाउट हो रहा है कि भैया सर आपने मास लिया है, आप तो फोर्स करते हो, तो भाई यहाँ पे मास है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आप अगर इसको जी से इंटू कर लोगे तो मास इंटू जी हो जाएगा फोर्स। ठीक है, हम जी से इंटू कर दे रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ACW। अब दूसरा ACW निकालते हैं। ये तो पहला ACW हो गया, दूसरा ACW होगा ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे इसका वेट होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो अब इसका वेट हमें मालूम था कितना था, इसका वेट आया था 40 GF। ठीक है, इस रूलर का वेट हम निकाल चुके हैं, आपको दिया भी जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको यहाँ पे अब क्या मालूम, कितना 40 ग्राम का लटक रहा है वेट, कहाँ से, 50 मार्क से। तो अगर 50 मार्क से देखें, 50 और 60 के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 हो गया। अब कहोगे सर ठीक है फिर से जी से इंटू कर लें, हमने को इंटू कर लिया, इतनी बार आ गया, समझ में आ गई होगी। ठीक है, 40 ग्राम फोर्स से 40 ग्राम आया, उनके बीच में डिस्टेंस 60 और 50 के बीच में 10 थी, और 10 लिख लिया और जी को इंटू कर लिया, इससे कि वो फोर्स बन जाए। तो ये हो गया ACW, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब निकालते हैं CW। ठीक है, तो CW किसकी वजह से बन रहा है, ये CW बन रहा है किसके, 10 GF की वजह से। लेकिन 10 GF तो चलो मालूम है, हमने लिख लिया, 10 ग्राम निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, जी से इंटू भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे बचा क्या हुआ है, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। देखो यहाँ पे x मान के चलिए। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वेट कर देना है। तो ACW जो होंगे वो CW के इक्वल होंगे। तो अगर ACW CW के इक्वल है तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 30 इंटू जी, ये हो गया एक, और फिर उसको दूसरे को प्लस कर लोगे आप, 40 इंटू 10 इंटू जी इज इक्वल्स टू 10 इंटू जी इंटू एक्स, ये चीज होने वाली है। अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 मतलब 600 हो जाएगा, ये 600 जी प्लस ये हो जाएगा कितना, 400 जी इज इक्वल्स टू 10 जी इंटू एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 1000 जी, 1000 जी, ये हो जाएगा 10 जी, ये हो जाएगा x। तो ये 10 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जी से जी भी कैंसिल कर लो आप, तो कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर पे आ गया x। इसका अर्थ ये है कि भैया आपको 10 GF का मास कहाँ लगाना होगा, ये 100 सेंटीमीटर पे ही लगाना होगा, तभी आपका पूरा स्केल बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है क्या, कि जो भी हमारे पास वेट है उन सबका अगर हम एक पॉइंट निकालना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारे पास आता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो होता क्या है, कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी को हम बोलेंगे क्या, लैमिना, बॉडी को बोलेंगे लैमिना। ठीक है, तो लैमिना मतलब सिंपली क्या है, बॉडी है। ठीक, तो अगर कोई हमारे पास लैमिना है तो लैमिना जो होगा ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, मतलब बेसिकली कह सकते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जितने पार्टिकल्स हैं इसमें, इन सबका इंडिविजुअल तो कुछ ना कुछ वेट होगा, इन सारे पॉइंट का वेट होगा कुछ ना कुछ। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं अपना वेट ग्रेविटी के जरिए नीचे की तरफ अपना ऐसे एक्सर्ट कर रहे होंगे, इस तरह से कुछ। तो अगर सारे वेट यहाँ पे एक्सर्ट करे जा रहे हैं तो ये बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होगा, जहाँ पे सारा का सारा वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इधर के जो वेट हैं, ये वाले वेट, ये इसको ऐसे घुमा देंगे बॉडी को, और इधर के जो वेट हैं ये इसको ऐसे घुमा देंगे बॉडी को। लेकिन एक पॉइंट W ऐसा होगा जहाँ पे सारा का सारा जो सेंटर, जहाँ सारे के सारे जो
हम लोग के ये रोटेशनल लग रहे हैं फोर्सेस, ये सारे सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, COG, COD नहीं है, COG। ठीक है, COG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली आप जी से नोट कर सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारे एल्जेब्रिक सम जो वेट का है वो उस जगह पे जीरो मिल जाता है हमें। जितने वेट का एल्जेब्रिक सम है इस पॉइंट पे आपको वो शून्य मिल जाएगा। कैसे शून्य मिल जाएगा, देखो इधर इधर दोनों इक्वल थे, इस वजह से आपको रोटेशन मिलके वहाँ पे जीरो मिल जा रहा है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बॉडी को इस पॉइंट पे प्लेस कर देते हो तो यहाँ पे वो बॉडी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब कह सकते हो आप रेस्ट करेगी बिल्कुल वहाँ पे, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब रोटेट नहीं करेगी बेसिकली बॉडी। ठीक है, एक्चुअली फोन साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आएगी। अब बहुत सारे हमारे पास लैमिनाज आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर लैमिना आता है, जैसे स्क्वायर आता है, तो इन सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ होती है। देखो अगर हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जहाँ पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है, इसके अगेन डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट में। अगर हम रोम्बस की बात करें तो अगेन फिर से इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो इसके मीडियंस के बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ याद रखनी है। एक काम करते हैं, हम एक टेबल देख लेते हैं, उसमें हम जो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लैमिनाज आएंगे उनको हम एक जगह पर उनकी सारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख लें। जैसे कोन हो गया, रिंग हो गया, इन सबकी कहाँ पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसी को देखते हैं। यहाँ पे आई होप सभी को आपको दिख रही हो ये टेबल। तो टेबल में हमारे पास एक तरफ लिखे हुए हैं लैमिना, एक तरफ लिखा हुआ है COG, एक तरफ लिखा है फिगर। तो ये हमारे पास है लैमिनाज, ये हमारे पास COG, और ये हमारे पास है फिगर्स सारे। ठीक है, तो लैमिना में सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। इन सभी की कहाँ पे होती है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो आप सभी को डायगोनल बनाना आता है, डायगोनल बना के उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलेगी। सर्कुलर डिस्क अगर हमारे पास है तो उसकी कहाँ पे होती है, उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब इस जगह पे मिलेगी। ठीक है, रिंग की कहाँ पे मिलने वाली है, उसके सेंटर पे मिलने वाली है। हॉलो कोन अगर है, ठीक है, मेरे हिसाब से शायद पेपर में इन दोनों के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो हॉलो कोन की कहाँ पे मिलने वाली है, बेस से h/3 हाइट पे, और जो सॉलिड कोन है उसकी मिलने वाली है बेस से h/4 हाइट पे। अब रॉड की कहाँ मिलती है, उसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ लैमिनाज थे। आई होप ये वाली चीज समझ में आएगी कि कहाँ पे किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको एज इट इज टेबल याद रखनी है कैसे इसमें किस बॉडी का कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई अजीब सी बॉडी है, ठीक है, उसको हमें डिफाइन करना है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस मेथड से डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं प्लम्ब लाइन मेथड। प्लम्ब लाइन मेथड। ठीक है, तो प्लम्ब लाइन मेथड के थ्रू हम किसी भी इरेगुलर शेप की लैमिना की या बॉडी की ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि सर आपने यहाँ पे जो बनाया है ये सेंटर ऑफ रिंग, ये तो रिंग से बाहर है सर, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर भी लाई करेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल किसी बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है। क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी के बाहर आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लाई कर सकती है, किसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लाई कर सकती है, OUTSIDE। ठीक है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लाई कर सकती है, तो बिल्कुल भाई लाई कर सकती है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल एक अपना एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप इस तरह का एक शेप लेना, ठीक है, और इसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की कोशिश करना आपको कहाँ पे मिलती है। ठीक है, या कुछ अजीब सा शेप लेना, मतलब इरेगुलर शेप लेना, तो उसमें आप देखना आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर मिलेगी आके। ठीक है, आप कैसे करोगे, ये प्लम्ब लाइन मेथड एक बार सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं बोर्ड के, इस वजह से हम इस पर बढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो प्लम्ब लाइन मेथड सिंपली आप याद रखना कि इरेगुलर शेप की बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करने का एक मेथड है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या नेक्स्ट चीज, जिसे कहते हैं हम क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपने सभी ने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल चेंज होता है डिस्टेंस में इक्वल समय में, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यही मोशन, अगर यही यूनिफॉर्म मोशन अगर सर्कुलर एक ट्रैक में या सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में अगर होने लगे, तो ऐसे कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इक्वल चेंज हो रहा है डिस्टेंस में इक्वल समय में, लेकिन एक सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे कह देंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस का चेंज होता है इक्वल समय में, लेकिन एक सर्कुलर पाथ के अराउंड या सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के अराउंड, तो इसे हम कहते हैं, इस टाइप के मोशन कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस टाइप का मोशन जो होता है इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फिक्स्ड
रेडियस पे चीज घूम रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रही होती है, तो वहीं मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड जो है वो नॉन चेंजेबल है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो एनर्जी है वो भी चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि एनर्जी होती क्या है असल में, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो होता क्या है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो हर एक पॉइंट पे उसकी एक अलग डायरेक्शन आती है। देखो यहाँ पे ये वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, यहाँ पे ये साउथ में है, यहाँ पे नॉर्थ में है, यहाँ पे ये ईस्ट में। तो हर एक डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे एक अलग डायरेक्शन मिल रही है। इस वजह से जो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जनरली वो चेंज हो जाती हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग देखने को मिलेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इस वजह से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो चल रही है, लेकिन हर बार वो 2 मीटर पर सेकंड कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, ये चीज चेंज होती जाएगी। इस वजह से हम कहेंगे चेंज हो रही है। और सेम होता है एक्सेलरेशन के साथ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जनरली हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। अब दो तरह की फोर्स आती हैं जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। एक कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से अवे लगती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगती है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक तरह की फेक फोर्स है, ठीक है। मतलब हमें एक्चुअली मालूम नहीं है कि कौन उस बॉडी को बाहर खींच रहा होता है ना, मतलब सेंटर से कौन उसको बाहर खींच के लेके जा रहा है, लेकिन ये तो मालूम है सेंटर की तरफ उसको कौन पकड़ के रखे। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक स्ट्रिंग में एक कुछ मास को बांध के ऐसे घुमा रहे हो तो आप उसको स्ट्रिंग को अंदर तो पकड़े हुए हो, तो आप लगा रहे हो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगा रहे हो। लेकिन वो जैसे आप स्ट्रिंग को छोड़ोगे बाहर की तरफ चला जाएगा, तो वहां पे कौन सी लगेगी, वहां पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगा रहा है ये हमें मालूम नहीं, तो बाहर कौन लेकर के जा रहा है इस फोर्स को ये हमें नहीं मालूम। इसी वजह से इसको कहते हैं फेक फोर्स या फिर सूडो फोर्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है वन शॉट में। आई होप, थोड़ी बड़ी वीडियो है और ऑब्वियसली आप समझ भी सकते हो, क्योंकि अगर वन शॉट है तो थोड़ी सी लेंदी वीडियो रहने वाली है, ठीक है। लेकिन आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी और उम्मीद करते हैं आप लोग भाई वीडियो को थोड़ा सा पसंद करोगे, क्योंकि जैसा वन शॉट पे हम लोग को व्यूज़ मिलेंगे, मतलब जिस हिसाब से आपका आएगा हम लोग को सपोर्ट, उसी हिसाब से हम देखेंगे आगे हमें कंटिन्यू करना है वन शॉट को कि नहीं। वन शॉट देखो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब बहुत दिन तक इस प्रोसेस को करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप शायद आप थोड़ी मेहनत को हमारी समझो, ठीक है। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।